चलो, गुड इवनिंग। तो सबको दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है क्लियरली। तो ये जो हमारा स्टडी मटेरियल था उसमें जो ऑब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइज है उसका 4.4 क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। द बॉल टेक्स 0.5 सेकेंड टू फॉल पास्ट द 3 मीटर लेंथ ऑफ अ विंडो some distance from the top of the building. If the speed of the ball at the top and at the bottom of the window are vt and vb respectively, तो क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। एक विंडो है, इसकी लेंथ है 3 मीटर। तो बॉल इसको पास करती है यहां से यहां, और उसको पास करने में जो टाइम लगता है इसके लिए कितना लगता है? 0.5 सेकेंड। और इस विंडो की लेंथ है 3 मीटर। यहां पे टॉप पे इसकी वेलोसिटी है vt और बॉटम पे इसकी वेलोसिटी है vb। तो क्या रिलेशन होगा vt और vb में, ये हमको पूछा है। तो हमें टाइम दे रखा है, vt vb डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अब देखो, हमने कहीं से भी ड्रॉप किया हो, तो कहीं से भी ड्रॉप किया हो, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है जी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हुआ? 3 के बराबर। u कितना हो गया? vt। v क्या हो गया? vb। मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल। मैं इसी को वो मान रहा हूं कि ये इनिशियल पॉइंट मान लिया, ये फाइनल। यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है और यहां का टाइम मुझे पता है। तो टाइम 0.5 सेकेंड, 0.5 मतलब 1/2। तो 1/2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना रहेगा? 12। तो vt प्लस vb इज इक्वल टू 12। तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ? नेक्स्ट है 4.6। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u एंड एक्सीलरेशन, f को एक्सीलरेशन बोल रहे हैं, एक्सीलरेशन इज at। a is a constant. Which of the following relation is valid? अब देखो, इसमें बेसिकली क्या है, कई बार हम गड़बड़ क्या कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगती है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। तो यहां पे तो ये एक्सीलरेशन है, f क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। यहां पर हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv बाय dt। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, नए टर्म से एक्सीलरेशन दे दिया, हम a को भी एक्सीलरेशन यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं, a कोई भी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन f को बोला। तो एक्सीलरेशन इज dv बाय dt इज इक्वल टू at। dv इज इक्वल टू at dt आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, v को इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v, टाइम को 0 से t। तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v लिमिट्स u से v। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 0 से t। तो ये आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर बाय 2। तो यहां से जो वेलोसिटी आ जाएगी u प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये पूछा था हमसे कि वेलोसिटी क्या होगी, तो दिस विल बी दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन है 4.8। तो 4.8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट डिटरमाइंड टू टेस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ वॉक्स ऑफ अ स्काई स्क्रैपर 320 मीटर हाई विद अ स्टॉपवॉच इन हैंड and starts his free fall, 0 initial velocity. 5 seconds later, Superman arrives at the scene and dives off the roof to save the student. What must be Superman's initial velocity in order that he catches the student just before reaching the ground? तो क्या करें, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट है 320 मीटर। तो एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्टॉप वॉच लेके ऊपर से कूद गया।
ठीक है, जंप कर गया टू चेक दी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या लॉ ऑफ ग्रेविटी। और 5 सेकंड के बाद सुपरमैन आया और वो उस बच्चे को बचाना चाहता है, तो सुपरमैन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि जस्ट ग्राउंड पे टकराने से पहले वो पकड़ ले। तो देखो, जो बच्चा यहां से कूदा वो ग्राउंड तक पहुंचेगा और सुपरमैन को यहीं तक उसको पहुंचने से पहले, टकराने से पहले बचाना है। और सुपरमैन 5 सेकंड के बाद आ रहा है, यानी कि सेम डिस्प्लेसमेंट 320 मीटर का बच्चे को भी ट्रेवल करना है, सुपरमैन को भी ट्रेवल करना है, लेकिन सुपरमैन के पास 5 सेकंड क्या है, कम है। ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगी कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये जो चाइल्ड है, ये टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट सुपरमैन को कितने टाइम में करना पड़ेगा, t-5 टाइम में करना पड़ेगा। अच्छा, और बच्चे को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि भाई बच्चा तो फ्री फॉल कर रहा है, तो एक h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसको नीचे आने में जो टाइम लगता है वो टाइम कितना होता है, √2h/g। तो इस बच्चे को नीचे आने में इतना टाइम लगेगा, तो √2, h इज 320, g को 10 मान लें, 10 से 0 कट गया, 32 इंटू 2 इज 64, 64 का रूट इज 8। तो बच्चे को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 8 सेकंड। यानी कि सुपरमैन को नीचे आने में कितना टाइम चाहिए, 3 सेकंड। तो अब मान लो जो सुपरमैन है, ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है, तो सुपरमैन u इनिशियल वेलोसिटी से जंप किया, तो इसको 3 सेकंड में कहां तक पहुंचना है, ग्राउंड तक पहुंचना है, क्योंकि बच्चे को कैच करना है। तो फॉर सुपरमैन, ये इक्वेशन लगा दें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसको जाना है नीचे, 320। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है और उसको कितने टाइम में नीचे पहुंचना पड़ेगा, 3 सेकंड में। एक्सीलरेशन हम नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो गया, इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव। तो हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, टी हमें पता ही है 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 320। इसको इधर ले आते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 इज 45, 320 माइनस 45 इज इक्वल टू 3u आ जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 320 माइनस 45 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 5, ये आ जाएगा 275 अपॉन 3। तो ये सुपरमैन की इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ऑप्शंस और इसमें चेक कर सकते हो, तो 3 इंटू 9 इज 27, 3 इंटू 1 इज 3, बचा कितना 20, तो 3 इंटू 6 7। तो इस तरह का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सर? पर 8 सेकंड में तो वो ग्राउंड पे आ जाएगा। हाँ, तो जस्ट ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ही तो बचाना है उसको। तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम की बात करेंगे, जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचने वाला है सुपरमैन भी वहां पर पहुंच जाए। क्वेश्चन में ही दे रखा है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो जस्ट बिफोर मतलब 8 से 7.9999 भी ले लो, तो कैलकुलेशन तो ऐसे ही करोगे ना, तो ऐसा नहीं होता उसमें, हम उसी टाइम को लिमिटिंग टाइम मान के सॉल्व करते हैं। ओके सर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था जो अपने स्टडी मटेरियल में एज ए एग्जाम्पल दे रखा था, ये अदिति ने पूछा था। अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन accelerates uniformly from rest if the front of the train passes a railway worker 50 meter away from the station at a speed of 25 meter per second. What will be the speed of the back part of the train as it passes the worker? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहे हैं कि ये मान लो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, यहां पे कोई वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, और एक यहां से ट्रेन रेलवे स्टेशन से निकलती है। जो ट्रेन कितनी लंबी है, 150 मीटर, और जो वर्कर है वो स्टेशन से कितना दूरी पर है, 50 मीटर।
सर ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, क्या बोलना है, क्या चाह रहा है? तो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन है, एक वर्कर काम कर रहा है 50 मीटर दूरी पर। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है 150 मीटर लॉन्ग की, और जब वो क्या करती है, वर्कर को क्रॉस करती है, मतलब 150 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपन ऐसा मान के चल रहे हैं, तो उसकी स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रेन का फ्रंट पार्ट जब इसको क्रॉस कर रहा है, दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ ट्रेन, दिस इज द बैक पार्ट ऑफ ट्रेन, ये जब पास करता है, ट्रेन का क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जब फ्रंट पार्ट पास कर रहा है तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 25 मीटर पर सेकेंड ये थी। अब क्या हो रहा है कि जब बैक पार्ट पास करेगा, मतलब थोड़े समय के बाद ये ट्रेन आगे बढ़ गई, तो फ्रंट पार्ट यहां चला गया, बैक पार्ट यहां पे है, तो बैक पार्ट जब पास कर रहा है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या कर सकते हो, हम ट्रेन की बात करें कि ट्रेन का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यहां पे हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, ट्रेन की लेंथ अगर 150 मीटर है, तो हमने क्या देखा है कि किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो उसके किसी भी एक एंड को देखें, या तो आगे वाले को देखें या पीछे वाले को, तो आगे वाले को देखें तो ट्रेन कितना आगे बढ़ गई, 150 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमको क्या बताना है, फाइनल वेलोसिटी इसकी बतानी है। देखो टाइम हमें पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले हम एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम इसको ही इनिशियल पोजीशन मान लें, इसको फाइनल पोजीशन मान लें। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन पे u पता है 25, फाइनली v हमें नहीं पता है। ठीक है, या एक काम करते हैं, हम यहीं से मानते हैं, रेस्ट से स्टार्ट की थी ना स्टेशन से, ज्यादा अच्छा है, तो हम रेस्ट से इसको बोल देते हैं सिचुएशन ए। ठीक है, फॉर केस वन मतलब रेस्ट से ट्रेन यहां पर पहुंची, तो इसके लिए फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 का स्क्वायर, इनिशियली रेस्ट पे थी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 50 मीटर। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई, इससे हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं कि एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 25 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 50, तो 25/4, दिस इज द एक्सीलरेशन। अब जब ये बैक पार्ट क्रॉस कर रहा होगा तो ट्रेन टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 200 मीटर, 50 मीटर ये और 150 मीटर ये। ठीक है, 150 मीटर और आगे बढ़ जाएगी ट्रेन, तो इसको केस 2 बोलते हैं जब ट्रेन यहां पहुंची। तो फॉर केस 2, उसको भी हम देखें यहीं से, क्योंकि यहां पे रेस्ट पे है ट्रेन, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फिर से इक्वेशन लगा दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v अननोन है, u 0 हो गया, a कितना है 25/4, और s जो है ये 200 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर आ गया अपने पास, एक 2 इधर ले लें तो 2 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 25, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड आ जाएगी जब ट्रेन का बैक पार्ट क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, जैसे एक वर्कर खड़ा हुआ है, तो जब अगला हिस्सा ट्रेन का क्रॉस किया तो ट्रेन की स्पीड 25 थी। अब ट्रेन कांस्टेंट एक्सीलरेट कर रही है रेस्ट से, तो स्पीड बढ़ती जाएगी, तो जब पीछे वाला हिस्सा क्रॉस करेगा तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो उसका आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आया। अगला एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जांपल से ही है। अ पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग अ पिक पॉकेट ऑन अ स्ट्रेट रोड। द जीप इज गोइंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड v, assumed uniform. The pickpocket rides on the motorcycle of a waiting friend when the jeep is at a distance d away, and the motorcycle starts with a constant acceleration a. Show that the pickpocket will be caught if v is greater than equal to √2ad. तो क्या करें कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो किसमें है, वो जीप में है।
ठीक है, पिक पॉकेट जेब कतरे को पकड़ रहा है वो, तो जीप इज गोइंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड वी, जीप अपनी मैक्सिमम स्पीड वी पे जा रही है, और पिक पॉकेट जो है वो क्या करता है, अपने एक दोस्त की मोटरसाइकिल पे राइड करता है। ठीक है, तो यहां वो बैठ जाता है अपने दोस्त के साथ, और ये मोटरसाइकिल क्या करती है, जीप से कितनी दूरी पर थी, डी दूरी पर थी, और ये कांस्टेंट एसिलरेशन ए से एसिलरेशन शुरू करता है। तो क्या करें कि पिक पॉकेट पकड़ा जाएगा उसकी कंडीशन बतानी है। देखो, पकड़ने की, मिलने की, टकराने की क्या कंडीशन होती है, बोथ हैव टू बी एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। तो मान लो पकड़ लेती है जीप जो है इसको, पिक पॉकेट को पकड़ लेता है, मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लेता है, तो क्या होगा, इस पोजीशन पे मान लो पकड़ता है, जीप भी यहां पर पहुंच गई और मोटरसाइकिल भी यहां पर पहुंच गई। तो कंडीशन क्या होगी कि मोटरसाइकिल का अगर डिस्प्लेसमेंट एस एम बोल दें और जीप का डिस्प्लेसमेंट हम एस जे बोल दें, तो एस जे एस एम प्लस डी के बराबर होना चाहिए। एस जे शुड बी इक्वल टू एस एम प्लस डी, ठीक है, और सेम टाइम में होना चाहिए, क्योंकि पकड़ना है तो जीप को मोटरसाइकिल से डी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर टी टाइम पे जीप मोटरसाइकिल को पकड़ लेती है, तो टी टाइम पे जो जीप का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरसाइकिल प्लस डी। अब जीप तो कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगी, वीटी। मोटरसाइकिल कांस्टेंट एसिलरेशन से, उसकी और रेस्ट पे थी इनिशियली, तो वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस डी। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2vt इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2d आ जाएगा। तो ए टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इज इक्वल टू 0। अब देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्या होता है भाई कि हमने क्लास में भी क्वेश्चन किया था कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें लॉजिक यूज करना है। तो क्या करें कि मोटरसाइकिल को जीप पकड़ लिया, पकड़ कब पाएगी जीप, जब टाइम क्या होगा, रियल, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी में, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो हमें क्या देंगे, टाइम देंगे। अब टाइम रियल होगा, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स रियल होने चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो फॉर टाइम टू बी रियल b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया 2v का स्क्वायर, चाहे माइनस 2v लिख लो, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना हो गया a, c कितना हो गया 2d, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4v स्क्वायर माइनस 8ad शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से कैंसिल कर दोगे तो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2ad, यानी कि अगर जीप की स्पीड √2ad या उससे ज्यादा होगी तो ही वो जीप मोटरसाइकिल को पकड़ पाएगी। अगर इसको हम प्रैक्टिकली सोचे तो क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल एसिलरेट कर रही है, मतलब उसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है, जीप की कांस्टेंट स्पीड है। तो अगर जीप की स्पीड काफी हाई हुई, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, या इससे इतनी या इससे ज्यादा हुई, तो क्या होगा, वो पकड़ लेगी। लेकिन अगर इससे कम हुई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मोटरसाइकिल की स्पीड जीप की स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो तो एसिलरेट कर रहा है, तो फिर वो उसके बाद उसको जीप वाला नहीं पकड़ पाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन आ रही है कि इस कंडीशन पे ही जीप जो है मोटरसाइकिल को कैच कर पाएगी। ठीक है, समझ आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जांपल्स में से है। अ मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस। Bus starts with 1 meter per second square constant acceleration, and also at the same instant man starts moving with constant speed 9 meter per second. Find the time taken by man to catch the bus. तो क्या कह रहे हैं कि रोड पे एक तो बस है और एक मैन है यहां पर, ठीक है, जो कितनी दूरी पर है बस से, 40 मीटर की दूरी पर है, और बस स्टार्ट करती है कांस्टेंट एसिलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक इस पे रेस्ट पे थी इनिशियली, मूव करना शुरू करती है।
और मैन जो है ये कांस्टेंट स्पीड से भागना शुरू करता है 9 मीटर पर सेकंड से। तो कितने टाइम में मैन बस को पकड़ लेगा? फिर से वही पकड़ने की, कैच करने की बात हो रही है। तो पकड़ना या कैच करने का मतलब बोथ हैव टू बी एट द सेम पोजीशन एट द सेम टाइम। तो मान लो बस यहां पर पहुंच गई, ठीक है, टाइम टी पर, और पर्सन भी यहीं पर पहुंच गया इसके पास इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो दोनों की पोजीशन और टाइम सेम होना चाहिए अगर मैन को बस कैच करनी है। तो अगर बस का डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा, इस मैन का डिस्प्लेसमेंट बस के डिस्प्लेसमेंट से कितना ज्यादा होना चाहिए? 40 ज्यादा होना चाहिए सेम टाइम में, तभी वो बस को पकड़ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस प्लस 40। तो मैन का डिस्प्लेसमेंट, मैन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा? 9 इंटू टी। बस कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए 1 है इंटू टी स्क्वायर प्लस 40 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 9, ठीक है ना, ये 9 है। 2 इंटू 9 इज 18t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 80। तो टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 8t इज इक्वल टू 0। तो यहां से टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 8t प्लस 8t इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो t इंटू टी माइनस 10 माइनस 8 इंटू टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 10 इंटू टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो ये दो टाइम यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो दोनों पॉसिबल हैं जनरली, लेकिन लिखेंगे तो अगर एक ही आंसर देना होगा तो हमें 8 सेकंड लिखना है। बाकी दो आंसर क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, देखो इसमें सिर्फ ये बता रहा है कि मैन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी से? 9 मीटर पर सेकंड से। तो एक तो 8 सेकंड में ये बस के पास पहुंच जाएगा। देखो 8 सेकंड पे बस की स्पीड क्या होगी? बस की स्पीड क्या होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। u 0 है, 8 सेकंड में इसकी बस की स्पीड हो जाएगी 8, यानी आगे तो बढ़ रही है बस। मैन ज्यादा तेज चल रहा था शुरू में, तो मैन ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और बस को कैच कर लिया। अब लॉजिकली अगर बस पकड़नी है तो वो 8 सेकंड में बस पकड़ के चढ़ जाएगा बस पे, लेकिन बस ये टाइम क्या बता रहा है? 10 सेकंड। तो मैथमेटिक्स तो क्या करेगी? आदमी भागता ही जा रहा है, बस पकड़ने का उसका कोई लेना देना नहीं कि आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी 9 से भाग रहा है। तो 8 सेकंड पे बस की वेलोसिटी हो गई 8 और मैन की कितनी है? 9। तो अगर आदमी भागता रहा तो बस से आगे निकल जाएगा, लेकिन बस की वेलोसिटी और बढ़ रही है, तो फिर बस की वेलोसिटी क्या होगी? थोड़े समय बाद 9 से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर बस मैन को क्रॉस कर जाएगी। तो अगर वैसे देखा जाए कि मैन मान लो भागता रहा तो 8 सेकंड पे मैन बस को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, और फिर 10 सेकंड पे दोबारा से बस मैन को क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी। इसलिए दो टाइम आ रहे हैं। तो कई बार मल्टीपल करेक्ट में कि बस और मैन सेम पोजीशन पे कब होंगे या कब पकड़ सकता है, दोनों आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर सिंगल करेक्ट में है और बस पकड़ने का मतलब लॉजिकली कि आदमी बस तक पहुंच जाएगा तो चढ़ ही जाएगा, उसके आगे तो निकलने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट रेसिंग विद द बस, तो फिर हमें आंसर 8 सेकंड लिखना चाहिए। ठीक है, समझ आया? 4.7 A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well. तो एक कुआं है, ठीक है, उसमें एक पत्थर को ड्रॉप किया गया और पानी जो है h नीचे है कुएं के टॉप से। If v is velocity of sound, the time t after which the splash is heard is given by. तो यहां से एक पत्थर हमने ड्रॉप किया, तो इस पत्थर को नीचे जाके टकराने में कितना टाइम लगेगा? मान लो t1। तो ये तो वही हो गया, एक h हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो उसको नीचे h नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा? √2h/g। अब जैसे ये पानी से टकराएगा तो स्प्लैश की आवाज आएगी, जो टकराने की आवाज आएगी। अब वो जो आवाज है, साउंड है, वो ऊपर आ रही है v स्पीड से। अच्छा, ध्यान रखना है इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि साउंड की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, उसमें g का कोई इफेक्ट नहीं होता कि साउंड ऊपर v से आ रही है तो उसका भी g एक्सीलरेशन हो जाएगा, नीचे नहीं। तो मेन चीज ये है कि साउंड कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करती है,
ये हमें ध्यान रखना है, ये इसका यूज होगा। तो साउंड तो कांस्टेंट स्पीड v से आएगी, उसको भी h डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो उसको टाइम क्या लगेगा, उसको h बाय v, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से आ रही है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो साउंड को ऊपर आने में इतना टाइम लगेगा। तो अब हमें आवाज कितनी देर के बाद सुनाई देगी, जितनी देर में पत्थर नीचे गया प्लस जितनी देर में साउंड ऊपर हमारे कान में आएगी। तो जो टाइम हमको लगेगा आवाज सुनने में वो √2h/g प्लस h/v हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। If the balloon was 60 meter high when the stone was dropped, find its height when the stone hits the ground. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, A stone is dropped from a balloon. तो एक बलून है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो जब ये बलून 60 मीटर की हाइट पर है, इससे एक पत्थर को ड्रॉप किया गया। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से जब कोई पार्टिकल रिलीज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी पार्टिकल के पास भी होती है उस वक्त। तो हमें ड्रॉप भले किया लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 नहीं माननी है, क्योंकि बलून के साथ पत्थर भी ऊपर जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर बलून से ड्रॉप किया तो बलून के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो उसके पास वही वेलोसिटी होगी जो बलून की थी। लेकिन अब इसको छोड़ दिया हमने अंडर ग्रेविटी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g डाउनवर्ड्स। अच्छा, बलून में कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो हमें ये इसमें अब अलग से g का इफेक्ट नहीं देखना है। वो g और कोई जैसे बलून में क्या होता है, बॉयंट फोर्स लगता है एयर के कारण, उन सब के कारण मिलाकर बलून की एक कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी। तो अगर दे रखा है बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें अब g का इफेक्ट हमें नहीं देखना है, लेकिन पत्थर को हमने छोड़ दिया तो इस पे g का इफेक्ट आएगा। तो पत्थर कितने टाइम के बाद जमीन पे टकराएगा ये हम देखें। अब ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। तो पत्थर भले ऊपर जाके आ रहा है, लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं, वेक्टर इक्वेशन होती हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो डायरेक्टली हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट में इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी इक्वेशन लगा दें हम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन हम डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे लगा दें। तो इसमें हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव मान लिया। तो अब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। एक्सीलरेशन नीचे है तो उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव, -10, g की वैल्यू 10 दे रखी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इनिशियली पार्टिकल यहां है, फाइनली यहां है, तो कहां है, नीचे की तरफ है, कितना है, और उसमें ये नहीं देखना पाथ लेंथ, उसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, वो 60 के बराबर हो जाएगा। लेकिन डाउनवर्ड में है तो -60 बोलेंगे। सब्सटीट्यूट कर दो सब कुछ यहां पे, तो -60 इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर, 10/2 5 हो गया, 5 से कैंसिल कर दो तो यह आ जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा t माइनस 4 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये शायद हमने ऐसा किया भी था ये क्वेश्चन पहले। तो टाइम 4 सेकंड आ गया। 4 सेकंड में बलून कितना ऊपर चला जाएगा, बलून तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून होगा 4 सेकंड में वो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो बलून की वेलोसिटी 5, 4 सेकंड पत्थर को नीचे आने में लगे, उतने टाइम में बलून 20 मीटर ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है हाइट ऑफ बलून क्या होगी जब पत्थर जमीन से टकरा रहा है। तो पहले से कितनी हाइट पर था बलून, 60, और कितना ऊपर चला गया, 20, तो हाइट ऑफ बलून विल बी 80 मीटर। ठीक है, आया समझ। सर एस माइनस को माना, हमने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है। देखो ये समझो, हम ये जो इक्वेशंस हैं ये सब वेक्टर इक्वेशंस हैं, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर दे। कई बार हम कर देते हैं बिना सोचे समझे, कई बार आंसर आ भी जाते हैं, लेकिन समझना है दीज आर वेक्टर इक्वेशंस। तो हम जो भी लिखते हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हुए लिखते हैं। तो हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया
अब जो भी क्वांटिटी ऊपर की तरफ है उसको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे है उसको नेगेटिव। बाकी हमें ये भी कोई मतलब नहीं पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, क्यों? क्योंकि वेक्टर इक्वेशन से हम सब कुछ प्रॉपर साइन के साथ लेंगे, ऑटोमेटिकली ऊपर जाके नीचे आने का मोशन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो हमने ऊपर पॉजिटिव लिया, बॉडी को, ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कहां थी? ऊपर, तो इसलिए पॉजिटिव हो गई। एसिलरेशन तो ग्रेविटी के कारण हमेशा ही नीचे होता है, तो वो क्या हो गया? नीचे। तो ऊपर पॉजिटिव था तो एसिलरेशन नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट देखना, मोशन नहीं देखना, बॉडी ऊपर गई भले लेकिन फाइनली कहां जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहां की तरफ है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? नीचे की तरफ। हमने ऊपर पॉजिटिव माना था तो क्या लेंगे? इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, समझ आया? ओके सर। तो 4.9 सब्जेक्टिव जो हमारी वो स्टडी मटेरियल है उसमें 4.9 क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, एक टावर से हमने बॉल को ड्रॉप किया। इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। तो आखिरी सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी होगी? जी को हमें क्या लेना है? 10। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या करना है कि मान ले कि nth सेकंड इज द लास्ट सेकंड, तो लेट nth सेकंड इज द लास्ट सेकंड। सॉरी, तो मान ले nth सेकंड लास्ट सेकंड है, तो अब nth सेकंड का हम फॉर्मूला लगा दें, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। अब देखो जो फॉर्मूले में u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी ही होती है। तो यहां पे तो रेस्ट से ड्रॉप किया था, ये u यहां की वेलोसिटी नहीं होती, ध्यान रखना है, ये u यहीं की वेलोसिटी होती है। और उसके बाद हम किसी भी nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ऐसे बता सकते हैं। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 15, u 0 हो गया, एक्सीलरेशन ग्रेविटी के कारण 10। अच्छा, इसमें हम नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, एक्सीलरेशन भी नीचे है और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। तो g बाय 2 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 आ जाएगा 3 के बराबर, 15 बाय 5 3। तो 2n इज इक्वल टू आ गया 4। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो यानी कि दूसरा सेकंड आखिरी सेकंड है, यानी कि बॉडी को नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड है। और h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? √2h बाई जी विच इज 2। तो h इज इक्वल टू 4g बाय 2 आ जाएगा। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो h इज इक्वल टू 2g, g 10 है तो 20 मीटर ये हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। ठीक है, बाकी देखो ऐसे क्वेश्चन में ये भी याद रख सकते हैं हम, कई बार और आसान हो सकता है कि जैसे अगर एक पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज करते हैं और एक्सेलरेशन तो g है कांस्टेंट, तो पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो पहले सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाफ g इंटू 1 का स्क्वायर होगा विच इज 5। और उसके बाद हम गैलीलियोस लॉ यूज कर सकते हैं कि पहले सेकंड में 5 होगा तो दूसरे में 15 होगा। तो अगर 15 हो रहा है मतलब दूसरा सेकंड होगा। अगर बोलते हैं लास्ट सेकंड में 25 मीटर हो रहा है तो पहले में 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25। क्यों? क्योंकि 1:3:5:7 के रेशो में होता है। अगर बोलते हैं लास्ट सेकंड में 45 मीटर हो रहा है तो फर्स्ट सेकंड में कितना होगा? 5, सेकंड में कितना होगा? 15, थर्ड में कितना होगा? 25, फोर्थ में कितना होगा? 35, 5 में कितना होगा? 45। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर लास्ट सेकंड में 45 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो लास्ट सेकंड वुड बी दी 5th सेकंड, और फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे। तो ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है कि कभी भी एक पार्टिकल को रेस्ट से ड्रॉप करते हैं तो पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? 5। अगर जी को कितना मानेंगे? 10। जी को अगर 9.8 मानेंगे तो वो 4.9 आ जाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को सोच सकते हैं, क्विकली थोड़ा सा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये? सर इनिशियल वेलोसिटी जब ड्रॉप करते हैं तो 0 ली जाती है, लेकिन सर जब वो जमीन से टकराएगी फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी।
नहीं होगी ना जीरो। नालायक को कितनी बार बताया तुमको, फाइनल वेलोसिटी तब बात करते हैं जब वो जमीन पे टकराने वाला है, क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी तक हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। जमीन पे टकरा जाएगा उसके बाद हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन पे टकरा जाएगा तो जमीन ने एक फोर्स लगा दिया उस पर और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जितने ये फॉर्मूले हैं ये तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक पार्टिकल हवा में है, जमीन से नहीं टकराया है। तो फाइनल वेलोसिटी तब की बात करते हैं जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अ बुलेट लूजेस 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक। तो एक प्लैंक है, इसको पास करने में बुलेट 1/n वेलोसिटी लूज कर देती है। loses 1/n of its velocity in passing through a plank. What is the least number of planks required to stop the bullet, assuming constant retardation? तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को स्टेटमेंट में गड़बड़ लग रही है। बुलेट लूजेस 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो इसके हिसाब से तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, u माइनस u/n, इतनी लूज कर दी। बाकी मेरे हिसाब से कहना चाहते हैं कि वेलोसिटी u/n हो जाती है। एक प्लैंक से पास करने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u/n हो जाती है। तो कितने प्लैंक्स चाहिए इसको रोकने के लिए, तो ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब कांस्टेंट रिटार्डेशन मानना है, तो प्लैंक की कुछ भी हमने थिकनेस मान ली t, तो डिस्प्लेसमेंट t के बराबर हो गया। हमने ये इक्वेशन लगा दी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v² कितना हो गया, u²/n², u² इज u² प्लस 2as की जगह आ जाएगा t। इसको u² को इधर लाएंगे तो u², चलते u² 1/n² माइनस 1 इज इक्वल टू 2at, ये आ जाएगा। और अब अगर इसको रुकना है तो मान लो हमने ऐसे n प्लैंक्स लगाए या जो भी है, ठीक है, हमने प्लैंक्स लगाए और फाइनल वेलोसिटी हमें क्या करनी है, जीरो करनी है। तो फिर से इक्वेशन लगाएं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। तो n हमने यहां पे यूज कर लिया, इसको मैं कैपिटल N मान लेता हूं, कैपिटल N हमने प्लैंक्स लगाए। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल u², एक्सीलरेशन जो है यहां से लिख सकते हैं हम कि 2a किसके बराबर आ जाएगा, u²/t इंटू 1/n1² माइनस 1। और s किसके बराबर हो जाएगा, अगर n प्लैंक्स से पास करके बुलेट रुकती है तो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल कितना कर लेगी, n इंटू टी। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू u² प्लस u²/n² माइनस u², ठीक है। और इसके साथ एक n वाली टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है। u² कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर सकते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस n/n² माइनस n। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n इंटू 1 माइनस 1/n² इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू n² अपॉन n² माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। और बाकी अगर दूसरा केस हो सकता है, अगर ऐसा आंसर नहीं हो, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग तरीका यही लगेगा। उसमें बोल रहे वेलोसिटी u/n 1/n लूज हो रही है। लूज होने का मतलब u थी, u/n लूज हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, u माइनस u/n। तो अगर आंसर ये नहीं है तो फिर v को u माइनस u/n लेके फिर ऐसे ही सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। क्योंकि अगर इससे आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जनरली ऐसा होना चाहिए। ये ज्यादा मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ज्यादा सही डेटा होता है। बस थोड़ा सा सर वो है 2n माइनस 1 है नीचे, बस नीचे क्या है,
2n-1। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि ये वेलोसिटी लेके सॉल्व किया हो, जो उन्होंने बोला है फिर इसी तरह से होगा। ठीक है, तो इसको एक बार लेके ट्राई कर लेना, करना, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हमको इस तरह से इसको सॉल्व करके देख लेना। एक क्वेश्चन है, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स with a net acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी 0। तो एक रॉकेट है, ठीक है, उसको फायर किया गया, उसका एसिलरेशन ऊपर की तरफ कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी है 0। 5 सेकेंड के बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल, क्योंकि देखो एसिलरेशन किसके कारण हो रहा था, फ्यूल के कारण। तो फ्यूल खत्म हो गया मतलब उसका एसिलरेशन होना बंद हो गया। तो एसिलरेशन बंद हो गया तो अब इसका पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है, जब किसी बॉडी का एसिलरेशन दिया हुआ है दैट मींस ये नेट एसिलरेशन है, कि रॉकेट से जो गैस निकलेंगी उससे एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, दोनों मिलाकर एसिलरेशन 4 है। ऐसा नहीं ग्रेविटी का 10 अलग से जोड़ दें और रॉकेट का 4 और 10 मिला के नीचे की तरफ 6 कर दें, ऐसा नहीं। तो अगर एसिलरेशन दिया है दैट मींस ये नेट एसिलरेशन है, ग्रेविटी और जो भी इस पे मतलब गैसेस निकलने का जो फोर्स लगेगा उन सबके कारण। ठीक है, तो ये हो गया। अब 5 सेकेंड के बाद जो है क्या हुआ, रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया। अब फ्यूल खत्म हो गया तो इसका एसिलरेशन सिर्फ ग्रेविटी के कारण होगा, g डाउनवर्ड्स। लेकिन क्या रॉकेट नीचे आने लगेगा वहीं से? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वेलोसिटी कुछ एक्वायर कर ली होगी इस टाइम में, एसिलरेट कर रहा था तो इतने टाइम में कुछ वेलोसिटी उसने एक्वायर कर ली होगी। अब उस वेलोसिटी के कारण और ऊपर जाएगा, फिर एक पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर वापस से नीचे आएगा। समझ आ रहा है? तो एसिलरेशन का मतलब यह नहीं है कि बॉडी वहीं से नीचे आने लगेगी। एसिलरेशन का मतलब यह है कि बॉडी वेलोसिटी को क्या करेगी, चेंज करेगी। तो वेलोसिटी कहां आ चुकी थी, ऊपर, और एसिलरेशन कहां है, नीचे। तो एसिलरेशन उस वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, 0 कर देगा। 0 होने के बाद फिर एसिलरेशन नीचे है तो बॉडी नीचे आएगी, और क्योंकि अब वेलोसिटी और एसिलरेशन सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब कहीं कह रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई और फिर वो नीचे आने लगा एसिलरेशन g से। प्लॉट दी वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर दी कंप्लीट जर्नी। अब इसका वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम हमें ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी इनिशियली तो 0 थी और एसिलरेशन कितना था, 4। तो कांस्टेंट एसिलरेशन 4 था, तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ये कितने टाइम तक हुआ था ये एसिलरेशन, 5 सेकंड तक। तो 5 सेकंड तक ये ग्राफ हम बनाएंगे। अच्छा, एसिलरेशन का मतलब है इसका लाइन का स्लोप हमें एसिलरेशन देगा। तो अगर ये एंगल में θ1 मान लो तो tan θ1 4 के बराबर होना चाहिए। तो ये इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है इसको मैं v1 मान लूं, तो ये हाइट v1 हो गई, ये इंटरवल 5 हो गया, तो tan θ1 इज v1/5 इज इक्वल टू 4। तो v1 कितना आ जाएगा, 20। तो ये वाला पॉइंट 20 का आ जाएगा, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड यहां पे वेलोसिटी अटेन कर लेगा। अब इस वेलोसिटी के कारण ऊपर जा रहा है लेकिन एसिलरेशन नीचे की तरफ है जिसकी वैल्यू है 10। अब एसिलरेशन ज्यादा है मतलब स्लोप ज्यादा आएगा, लेकिन नेगेटिव एसिलरेशन है तो डिसिलरेशन होगा। तो ऐसे टाइप से आएगा ये वाला अगर मैं θ2 लूंगा, देखो ये वाला एंगल लेते हैं, इसका tan θ क्या देता है, एसिलरेशन। इसका मैं tan θ लूंगा तो डिसिलरेशन। तो यहां पे g डिसिलरेशन ही है, तो tan θ2 किसके बराबर हो जाएगा, g विच इज इक्वल टू 10। तो tan θ2 किसके बराबर हो जाएगा, यहां से ये हाइट 20 है और इस टाइम इंटरवल को अगर मैं t मान लूं तो 20/t या t1 बोल देते हैं इज इक्वल टू 10। तो t1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी ये इंटरवल 2, मतलब ये टाइम कितना रहेगा, 7 सेकेंड। तो 7 सेकेंड पे जो रॉकेट है वो कहां पहुंच जाएगा, अपनी मैक्सिमम हाइट पे। लेकिन अब रुकने के बाद वहां रुका तो रहेगा नहीं, नीचे और आएगा और एसिलरेशन उसका g ही रहेगा, यानी यही लाइन और आगे बढ़ती जाएगी। मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हुई मैक्सिमम हाइट पे और अब नीचे आने लगा, यानी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगी। तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में गई,
कहां तक जाएगी वो हमें नहीं पता, लेकिन फाइनली रॉकेट कहां आ रहा है, ग्राउंड पे ही आएगा। तो फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो मैं इस टाइम को कुछ t2 मान लेता हूं, ठीक है। हाँ, ये है कि एंगल जितना ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला भी एंगल होगा, ये भी θ2 एंगल होगा। तो tan θ2 किसके बराबर था, 10 के बराबर। यानी अगर ये टाइम t2 है, इस हाइट को मैं कुछ अभी v2 मान लेता हूं, इसको वेलोसिटी को, जो भी नीचे वाला पॉइंट आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, v2/t2 इज इक्वल टू tan θ2। तो v2 और tan θ2 किसके बराबर है, 10। तो v2 इज इक्वल टू tan t2। अब फाइनली डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर हो जाएगा। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा, क्योंकि रॉकेट जमीन से उठा था और वापस जमीन पे आ जाएगा। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव एरिया, ठीक है। अब ऊपर वाला एरिया बराबर नीचे वाला एरिया। ऊपर वाला एरिया कितना आ गया, हाफ, बेस कितना हो गया टोटल 7, और हाइट कितनी हो गई 20, और नीचे वाला एरिया हाफ, बेस कितना हो गया t2, और हाइट कितनी हो गई 10 t2, ठीक है। हमें v2 देखा 10 t2 के बराबर है। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 आ गया यहां से। तो t2 इज इक्वल टू √14। तो इतने टाइम के बाद वो रॉकेट वापस से जमीन पर आएगा, ठीक है। और अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो यही बना देते हैं। तो पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो ऊपर की तरफ, ठीक है, समझ आ रहा है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है पॉजिटिव, तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा ये अप टू कब तक, 5 सेकंड तक। और कितनी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इस एरिया के बराबर। ये एरिया कितना आ जाएगा, 5 × 20/2। तो ये आ जाएगा 10 × 5, 50 आ जाएगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन है। नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरह से। और फाइनली डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो रहा है, तो वापस से डिस्प्लेसमेंट आके टच कर जाएगा। अब ये मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पे आएगी, 7 सेकंड पे। ये पॉइंट कितना होगा, तो उसमें ये वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा 50 के बाद। ये t1 कितना आया था 2, तो हाफ × 2 × 20, ये 20, तो 50 + 20 कितना आ गया 70। ये मैक्सिमम हाइट 70, और फिर ये ग्राउंड पे आ जाएगा। ये इंटरवल कितना है, √14। तो ये टाइम कितना आएगा, 7 + √14। इस टाइम पे ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आया समझिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एट द हाइट ऑफ 100 मीटर अ पार्टिकल ए इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 100 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से। एंड अ पार्टिकल बी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, बी वाले को नीचे की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से। एंड अ पार्टिकल सी इज रिलीज्ड विद v इज इक्वल टू 0। एक को जस्ट हमने ड्रॉप कर दिया। तो इनके ग्राफ बनाने, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम। तो इसमें से मैं कोई भी एक केस बना दूंगा, बताओ कौन सा केस बनाऊं, बाकी आपको ट्राई करना है। ये किसने, एकांश ने पूछा था। तो इसमें से कौन सा केस बना है, ए वाले पार्टिकल का, बी वाले का, या सी वाले का? किसी का भी बना दो। नहीं, तुमको किसमें दिक्कत है, सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें इक्वेशन लिखनी है। v इज इक्वल टू u + 80, एक्सीलरेशन सबका g डाउनवर्ड होगा, तो a इज इक्वल टू -10 आएगा सबके लिए। v इज इक्वल टू u + 80 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। कुछ नहीं दे रखा तो हम ऊपर पॉजिटिव मान के लिखेंगे, ये इक्वेशन का ग्राफ बना लेंगे। s इज इक्वल टू ut + ½ AT², इक्वेशन लिखेंगे, ग्राफ बना लेंगे। उसमें कोई मुश्किल काम तो है नहीं है। चल तो एक मैं ऊपर वाला बना देता हूं। तो ए वाले के लिए मैं बना देता हूं। तो हम ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लें, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा और क्वेश्चन में जैसे ग्राफ बना रखे हैं, तो ये एज्यूम करके चलना है कि अगर ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में है, तो हम ऊपर वाले साइड को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव मानकर बना रहे हैं। तो ऊपर पॉजिटिव माना तो u पॉजिटिव हो गया,
ठीक है, और थोड़ी सी कोशिश किया करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब पूछने लायक ही नहीं है, मतलब इसका कोशिश नहीं की तुमने। तो u 10 मीटर पर सेकेंड है, एसिलरेशन नीचे की तरफ होगा तो उसको नेगेटिव ले लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसका ग्राफ बनाना है हमें? डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एसिलरेशन टाइम। तो सबसे पहले मैं एसिलरेशन टाइम बना देता हूं। तो एसिलरेशन टाइम तो सिंपल है कि एसिलरेशन कांस्टेंट है, तो एसिलरेशन टाइम एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा -10 पे। अब वेलोसिटी टाइम बनाना है, तो अब एसिलरेशन कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यू कितना है 10, a कितना है -10 इंटू टी। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, एसिलरेशन नेगेटिव है तो ऐसी झुकी हुई लाइन आएगी। ठीक है, अब इस तरह से बन जाएगा। अब ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कहां तक बनाना है ग्राफ? जब तक ये पार्टिकल ग्राउंड पे वापस आके नहीं टकरा जाता, तो वो टाइम हमें देखना पड़ेगा। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं कैसे? हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका, फिर से वही, लेकिन पार्टिकल आ कहां पे टकरा रहा है? ग्राउंड पे। तो हम इक्वेशन लगा दे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -100। यू टी कितना हो गया? 10 इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ हुआ, एसिलरेशन भी नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा, -5 टी स्क्वायर। 5 से कैंसिल हुआ तो टी स्क्वायर -2t - 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t माइनस, ठीक है, इसमें t आएगा -b, यानी कि 2 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये रूट वाली टर्म बड़ी आएगी इससे 2 से, तो टाइम हो जाएगा 2 प्लस √84। अच्छा, √84 में से भी 4 बाहर निकाले तो 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस √84 में से 4 बाहर निकाला तो रूट के अंदर कितना बचेगा हमारे पास? 21। तो 1 प्लस √21 इस टाइम पे पार्टिकल जमीन से टकराएगा। तो यानी कि ये ग्राफ हमें बनाना तो है, लेकिन कितने टाइम तक अगर बनाना है, हम ज्यादा एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की, रफली तो यही ग्राफ है, बाकी तब तक बनाना है जब तक पार्टिकल ग्राउंड से नहीं टकराएगा। ये वेलोसिटी टाइम हो गया। अच्छा, स्पीड टाइम भी पूछा है, ये भी मैंने बताया था क्लास में। स्पीड टाइम के लिए क्या करते हैं? तो स्पीड टाइम के लिए हम क्या करते हैं, यही वेलोसिटी टाइम में जो ग्राफ नीचे की तरफ आता है नेगेटिव साइड में, उसकी मिरर इमेज ऊपर की तरफ बना देते हैं। तो स्पीड टाइम में जहां से ग्राफ नीचे की तरफ गया उसकी मिरर इमेज ऊपर की तरफ बन जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और उसके बाद पूछा है डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है 10 t, a कितना है -10, तो -5 टी स्क्वायर। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? अब एसिलरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, t 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब t 0 पे 0 होगा और डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। और एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट 0 या मैक्सिमम हाइट यहां पे आएगी, जहां से हमने फेंका है वहां से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है? u/g, यानी कि 1 सेकेंड। ठीक है, ये नॉर्मली से ग्राउंड से फेंकते हैं, वैसे किसी हाइट से भी ऊपर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितनी टाइम पे आएगी? u/g। तो 1 सेकेंड पे ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, कितनी हाइट होगी उसकी वो भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? u²/2g, तो u² 100/25 होगी। सिमेट्री से 1 सेकेंड में अगर ऊपर गया होगा तो वापस इसी लेवल पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन अभी और नीचे जाएगा। कहां तक जाएगा? -100 तक जाएगा। तो ये ग्राफ और नीचे तक ले जाएंगे, कहां तक ले जाएंगे? -100। -100 किस टाइम पे आएगा? वो टाइम हमने निकाला ही था, 1 प्लस √21। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। क्या? सर ये डाउनवर्ड पैराबोला क्यों बना? एसिलरेशन नेगेटिव है ना, तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो अगर इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। या हमने देखा भी था, डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम अपवर्ड पैराबोला बनता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो क्वेश्चन है, a healthy young man is standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building। तो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 11.8 मीटर। यहां से एक बच्चा जो है ये स्लिप कर जाता है और एक हट्टा कट्टा आदमी यहां से बिल्डिंग से 7 मीटर की दूरी पर है और इसकी जो आर्म्स की हाइट है, ये ग्राउंड से कह रहे हैं 1.8 मीटर ऊपर इसकी आर्म्स की हाइट है। तो और ये यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से भागना शुरू करता है। तो पूछे कितनी स्पीड से ये भागे कि ये उस बच्चे को आर्म्स हाइट पर पकड़ ले। तो कंडीशन वही है कि बच्चे को पकड़ना है तो दोनों को सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे होना चाहिए, यानी बच्चा जब यहां पहुंचेगा तभी ये यंग मैन भी यहां पर पहुंच जाए। अगर आर्म्स हाइट पर पकड़ना है तो बच्चे को गिरने के लिए कितना डिस्टेंस अवेलेबल है, 10 मीटर। मतलब टावर तो 11.8 का था लेकिन इसको अपनी आर्म्स की हाइट पर पकड़ना है 1.8 मीटर पे, तो बच्चा 10 मीटर गिरेगा। तो बच्चे को 10 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो √2h/g इतना टाइम लगेगा बच्चे को गिरने में। ठीक है, तो 2h हो गया 10, g को हम 10 या 9.8 ले लेते हैं, इसमें 9.8 ही शायद लेके करना है। ये आएगा 4.9 या 100/49, तो 10/7 सेकेंड। इतने टाइम में बच्चा यहां पर पहुंच जाएगा। अब इतने ही टाइम में इस यंग मैन को यहां पे पहुंचना है, तो फॉर मैन, अब मैन के लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट इसको करना है, 7 मीटर। वेलोसिटी निकालनी है, कितने टाइम में इसको पहुंचना पड़ेगा, 10/7, जितने टाइम में बच्चा यहां पे पहुंचा। तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 49/10, 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से इसको भागना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ प्लेस under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet will receive the berry on his uniform? ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि एक मान लो ऐसे कोई भी ट्री है, ठीक है, यहां पे बर्ड बैठी हुई हैं। अब एनसीसी परेड जो है वो जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर, और बर्ड जो बैठी हुई है कितनी हाइट पे बैठी हुई है, 12.1 मीटर की हाइट पर बैठी हुई है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी, बर्ड ने बेरी ड्रॉप की। विच कैडेट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। देखो बेसिकली ये मान के चल रहे हैं कि यहां से जैसे बर्ड ने ड्रॉप की, ये कैडेट यहां से क्रॉस कर रहा है, तो कौन से कैडेट पे वो बेरी गिरेगी। तो बेसिकली बर्ड को कितना, मतलब जो बेरी है उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, वो निकाल लो। ठीक है, तो फॉर बेरी टाइम इज इक्वल टू √2h/g हो जाएगा। तो 2h कितना है, 12.1, g को कुछ दे नहीं रखा, 9.8 ही मानते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 × 121/9.8, 98, ये कट गया, 47 आ गया, मतलब 49 सॉरी, तो 11/7 इतना टाइम आ गया। अब 11/7 में ये कैडेट्स कितना चल जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैडेट्स जो है वो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में करोगे तो 6 × 5/18,
ठीक है, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड ये इनकी वेलोसिटी आ जाएगी, इनटू टाइम, टाइम कितना है 11/7। अच्छा बताना कैडेट की दूरी कितनी होगी, गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री। तो कैडेट कितना आगे बढ़ जाएगा, विच कैडेट गिव द डिस्टेंस। ठीक है, तो कैडेट कितना आगे बढ़ जाएगा, तो यही आ जाएगा इधर 55/21। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी कैडेट की, कि कैडेट इतना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी इनके बीच की डिस्टेंस दी होती तो अलग से बता सकते थे कि किस कैडेट पे गिरेगी। तो हमने पूछा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी, विच कैडेट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट will receive the berry on his uniform। ठीक है, तो मतलब ये यहां से गिरी, तो जो जब गिरी उस वक्त जो कैडेट है वो कितना दूर था ट्री से, तो कितना दूर होगा, इतना दूर होगा 55/21 मीटर। तो रफली 2.1 के आसपास आ जाएगा, 2.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। तो एक बॉल को कुछ हाइट से हमने ड्रॉप किया, इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड को हिट करने से पहले आखिरी के 6 मीटर 0.2 सेकेंड में उसने ट्रैवल किए, तो कितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया होगा ये हमको बताना है। ठीक है, जी को 10 यूज करना है, तो आखिरी का 6 मीटर हमको दे रखा है, 0.2 सेकेंड में उसने ट्रैवल किया। तो इसमें मान लो ये वाली डिस्टेंस कुछ d है और यहां पे टाइम लगता है t, तो यहां से यहां आने में d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ GT², यह आ जाएगा। ठीक है, तो d डिस्टेंस नीचे जाने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है मान लिया, तो d इज इक्वल टू हाफ GT²। और टोटल d+6 जाने में, मतलब इनिशियल यहीं से हम मान लें, तो d+6 जाने में कितना टाइम लग रहा है, t+0.2, तो हाफ g इंटू t+0.2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन में हमको क्या चाहिए था, d की वैल्यू चाहिए, तो टाइम को एलिमिनेट करने की हम कोशिश करें यहां से। या एक काम करते हैं, पहले टाइम निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। d को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हाफ GT² प्लस 6 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करोगे तो हाफ GT² प्लस 0.4t प्लस 0.04 ऐसे आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हाफ GT² प्लस 0.2 इंटू जी इंटू टी प्लस 0.02 इंटू जी, ये हाफ GT² प्लस 6 के बराबर आएगा। तो हाफ GT² से हाफ GT² कट गया। ठीक है, तो g को 10 लेना है यहां पे, तो 6 इज इक्वल टू यह रहेगा 2t प्लस इसको 10 लेंगे तो 0.2, तो 2t इज इक्वल टू 5.8 आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2.9 सेकेंड आ जाएगा। तो टाइम आ गया 2.9 सेकेंड, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, और टोटल डिस्टेंस d+6 है, या यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको d+6 निकालना है, तो d+6 इज इक्वल टू हाफ g कितना है 10, t कितना है 2.9 प्लस 0.2 3.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें बस एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज भी टाइम हो गया है, फिर देखेंगे, फिर एक बार दोबारा से ट्राई करना बचे हुए क्वेश्चंस, है ना। देखो ये जो क्वेश्चंस हम करते हैं इसे लर्न भी करना है कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस के डाउट्स आपने और पूछे थे, मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं जो हिमांगी ने पूछा हुआ है में से।
हाँ, सर कल भी एक डाउट क्लास ले लीजिए क्योंकि मैं वही कह रहा हूं, पहले तुम लोग उन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करो। भाई हमने क्लास में पढ़े क्वेश्चंस, इतने सारे डाउट डिस्कस किए, तो अब उसके बाद उनसे जो हमने लर्निंग की है उस लर्निंग को अपने डाउट्स में दोबारा से यूज करो और फिर देखो कितने डाउट्स हैं और वो डाउट्स दोबारा से भेजो। फिर मैं देखता हूं कल क्लास ले पाते हैं या नहीं ले पाते, जो भी है। लेकिन एक बार जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं उन डाउट्स को दोबारा से ट्राई करो, ठीक है। तभी मैं इसी जो शीट में एक 4th क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन टू अ सैंडी फ्लोर एंड पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो एक बॉल को 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया सैंडी फ्लोर पे और वो पेनिट्रेट करके 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करके रेस्ट पे आ जाती है। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ बॉल इन सैंड एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। ये भी वैसे सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाया करो तुम लोग। भाई यहां पर उसकी वेलोसिटी टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी है मान लो v1, तो इक्वेशन लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2, a क्या हो जाएगा g और s कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये v1 स्क्वायर आ गया, ऐसे ही लेने दो। अब यहां से वो यहां जाके रेस्ट पे आ रही है, यहां पे क्या पूछा कितना रिटार्डेशन होगा। तो मान लो इस पे एक्चुअली रिटार्डेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो उसको हम एक्सीलरेशन को अगर a मान ले कि इस वाले पार्ट के लिए, तो अब यहां पे फिर से इक्वेशन लगा दो, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, इनिशियल क्या हो गई v1 स्क्वायर, रिटार्ड एक्सीलरेशन हमने a बोला है, नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा रिटार्डेशन, ये हम एक्सीलरेशन को बोल रहे हैं। तो रिटार्डेशन वुड बी -a और s कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर, यूनिट्स सेम रखो। तो 0 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर कितना है 10g के बराबर, 10g, और ये आ जाएगा प्लस 2 से 10 काटोगे 5, तो a/5। तो a/5 इज इक्वल टू -10g, तो a इज इक्वल टू -50g। तो ये g को अगर 9.8 लेंगे तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, 10 लेंगे तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं 10 ले लूं तो a आ जाएगा -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सीलरेशन हुआ, रिटार्डेशन कितना हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? चलो, तो अब मैं यही कह रहा हूं कि आपके और जो भी डाउट्स हैं, आपके भी हैं, इनफैक्ट दूसरों के भी जो हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो देखोगे उनको सॉल्व करो खुद से, ठीक है। और उसके बाद भी ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं इनको अप्लाई करो, इनको समझो पहले, इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से खुद से करके देखो कि हमसे खुद से बनते हैं कि नहीं बनते। कई बार देखो समस्या क्या होती है कि हमारा डाउट है, हमने पूछा, मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बस उसको कॉपी में लिख के रख लेते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। तो ये सबसे गलत बात है। देखो, डाउट का मतलब भी है कि हमें उससे लर्न करना है, सीखना है। और कब सीखेंगे, जब हम उस क्वेश्चन को खुद से कर पाएंगे बिना देखे। तो भले मैंने बता दिया, मेरी जिम्मेदारी हुई बताना, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसी क्वेश्चन को बिना देखे खुद से ट्राई करें, फिर देखें कहां हम अटक रहे हैं अब भी, फिर एक बार दोबारा देखें सॉल्यूशन में क्या बताया था, और उस चीजों को लिंक करने की कोशिश करें कि हम कहां अटकते हैं और कैसे वहां से आगे बढ़ा जाता है। तो ठीक है, तो ये जो हम डाउट वाले क्वेश्चन है, इनको ऐसा नहीं मैंने बता दिया काम खत्म हो गया। अब एक्चुअली काम अब शुरू हुआ है कि अब आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को खुद से करें बिना देखे, और देखें कहां अटकते हैं, और अटकने वाले पॉइंट्स पे अपने आप को तैयार करें कि हमें वहां से कैसे आगे चीजों को जोड़ना है, लिंक करना है, या क्या चीजें सोची जाती हैं वहां पर। तो ये एक बार करें। उसके बाद जो बचे हुए डाउट्स हैं उनको एक बार दोबारा ट्राई करें, और उसके बाद भी जो डाउट्स बच जाएंगे उनको कल आप भेज दिए, ठीक है। अगर कल टाइम होगा तो कल हम आधा 1 घंटा, क्योंकि बचे हुए कुछ कम ही डाउट्स होंगे, तो कल उसको डाउट को आप भेजें 2 बजे के बाद। तो 2 बजे तक ये काम निपटाएं कि जितना पढ़ा है उसको अच्छे से खुद से ट्राई करें, दोबारा से अपने डाउट्स को एक बार सॉल्व करें, और जो टेस्ट वगैरह के भी डाउट्स हैं अगर किसी के, तो उनको भी एक बार दोबारा देखें। अभी हमने जो चीजें सीखी, हो सकता है उनमें से कई कॉन्सेप्ट्स उन क्वेश्चंस को करने में हमें हेल्प करें। तो जितने भी डाउट्स हैं उनको दोबारा से ट्राई करें आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस क्वेश्चंस।
और फिर जो भी डाउट्स हैं उनको अगर कल पॉसिबल हुआ तो हम कल डिस्कस कर लेंगे किसी टाइम पे, ठीक है। और मेरे ख्याल से कम ही डाउट बचने चाहिए, तो उसको देखते हैं, कल हो जाएगा, वैसे कल डिस्कस कर लेंगे अपन टाइम निकाल के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डाउट डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि मैंने बता दिया काम खत्म हो गया। आपको अब उसको अपने आप को क्या करना है, दोबारा से ट्राई करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि हम उस क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन के, बिना किसी और तरह से खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब ये आज एंड करते हैं आज की क्लास। हाँ सर मुझे यूजुअली लैंग्वेज में डाउट होती है। किसमें? मतलब मैं लैंग्वेज में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में लैंग्वेज में डाउट है, जो मतलब मैंने बाद में सेंड करा। हाँ नहीं, लैंग्वेज में हो सकता है, कोई बात नहीं। पहले खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि क्या कह रहे हैं, या लॉजिकली क्या कहना सकते हैं, उस लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, उसके हिसाब से सोचो। फिर भी अगर नहीं है तो पूछो, मैं ये नहीं कह रहा डाउट मत पूछो, डाउट हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार खुद से और दोबारा से ट्राई करो। देखो अब हमने जो पढ़ा उससे सीखा, हमारे जो डाउट्स थे आज हमने डिस्कस किए, इससे अब हमें समझ आना चाहिए कि कैसे अलग अलग क्वेश्चंस में उन कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, क्योंकि कभी भी एग्जाम में जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन आए जो हमने किया हुआ है। एग्जाम में हमेशा नए क्वेश्चंस आते हैं, अब उन नए क्वेश्चंस में उन्हीं कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना है वो हमें अपने अंदर डेवलप करना है। तो लैंग्वेज भी हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां कोई एग्जामिनर आके ये नहीं बताएगा लैंग्वेज में क्या कहना चाहता है। तो नहीं समझ आ रही तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन खुद से कोशिश करो, जितना हम कर सकते हैं वही सबसे ज्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दोबारा ट्राई करो, जो भी क्वेश्चन नहीं बने उनको हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस, लेकिन खुद से अगर तुमसे बन जाएंगे वो सबसे अच्छा होगा, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो। सर एक्सेलरेशन -500 मीटर पर सेकेंड है तो सही है, वैसी रिटार्डेशन नहीं हो गया? तो रिटार्डेशन बोलेंगे तो माइनस साइन हटाकर बोलेंगे। जैसे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई एक्सीलरेशन पूछेगा तो -500 सेलेक्ट करेंगे। तो हमने ए को एक्सीलरेशन ही बोला था, ध्यान रखना, एक्सीलरेशन -500 है, माइनस साइन हटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। तो आंसर रिटार्डेशन का देना है तो वो 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। क्लास की कल टाइमिंग्स अगर आप रखेंगे तो फिर सर वो 3 to 6 के बीच में मत रखिएगा सर। चलो देखते हैं, वो जो भी है वो डिस्कस करेंगे, वो सबको जो भी सुटेबल होगा उसके हिसाब से रखेंगे। बाकी आप एक बार इन क्वेश्चंस को देखिए दोबारा से, जो किए हैं मतलब मैंने करवाए हैं उनको भी खुद से करके देखिए बिना देखे, ठीक है। और फिर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी करके देखिए। चलो ठीक है, तो अभी एंड करते हैं इस क्लास को, फिर देखते हैं कितने क्वेश्चंस और डाउट रह जाते हैं।